ये मानो जैसे मोदी के भक्त हैं, तो वैसे हम भी बाबा साहब के भक्त हैं, अनुयायी नहीं भी। बाबा साहब ने हमारे साथ न्याय किया, लेकिन किसी अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ अन्याय भी नहीं। बाबा साहब ने सिर्फ अधिकार ही नहीं बताए, तो हमारे समाज को, खासकर जो बाबा साहब को फॉलो करने वाले समाज को कर्तव्य ज्यादा बताया बाबा साहब। तो 10 नौकरी वाले अगर आपस में बैठेंगे और अपन देखेंगे तो वो टीए डीए की बातें करते, बोनस की बातें करते, कभी समाज की बातें नहीं करते। नहीं बराबर। और इसके विपरीत जो गरीब लोग, जो समाज के दर्दी, वो उनके पास कुछ नहीं, वो समाज की बातें करते, यहाँ जाने की बात करते, संघर्ष की बातें करते। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो लीडर है, क्योंकि देखो हर काम के लिए फुले साहब अम्बेडकर तो आ नहीं सकते यहाँ पे, तो उनकी विचारधारा को भी आगे बढ़ाने के लिए नैतिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आज हम पीछे जा रहे हैं, इसका एक ही मात्र मुझे जो लगता है कारण कि जिनको जवाबदारी दी गई, नेता बनाया गया, उन्होंने नालायक लोग चुने। अगर आप कुत्ते पालोगे तो भौंकेंगे, दहाड़ेंगे। तो ये आंदोलन हमारा नहीं है, महार चमारों का, एससी का आंदोलन नहीं है, ओबीसी का आंदोलन है। 109 महापुरुषों में एक ही तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए, तो वो हमारे नहीं, हम उनके। ओबीसी समाज हमारा गुरुवर्य समाज है, सारे महापुरुष ओबीसी से हुए, समाज से आए, हमारा गुरु समाज है। तो इसलिए बाबा साहब ने पहले ओबीसी के लिए कलम लिखी। वो नालायकी नहीं, हमारी नालायकी, हमारे काम करने के तरीके की गलती की वजह से आज ओबीसी हमारे साथ नहीं जुड़ा है और हमारा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। इसकी भी ड्यूटी है कि हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन आदमी नैतिक है, कौन आदमी अनैतिक है, कौन से संगठन सही है, कौन से संगठन सही। संगठन तो बहुत सारे रहेंगे, बहुत से मनुवादियों ने पाल के रखे। पीछा दिया कि बुद्ध विहारों में डाल भी था, जितने भी बुद्ध दीक्षा भूमि से लेकर जितने ट्रस्ट ये बाबा साहब के बनाए, वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के चमचे ही है। तो वो जब भी कार्यक्रम होता है दीक्षा भूमि में, देखो तो वो कांग्रेस बीजेपी के, यानी गांधी गोलवलकर क्या कब्जा है वहाँ पे। ये मानो जैसे मोदी के भक्त हैं, तो वैसे हम भी बाबा साहब के भक्त हैं, अनुयायी नहीं भी। साथियों जय भीम, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम बात करने हैं बहुजन पॉलिटिक्स पर। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है हमारे गोंदिया जिले के माननीय सुनील भरने साहब। ये जो है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व पार्षद रह चुके हैं और बहुजन आंदोलन के मान्यवर साहब कांशीराम इनके साथ में इन्होंने काम कर चुके हैं और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रभारी भी रह चुके हैं। एक समाज में रुचि रखने के लिए एक बेहतरीन व्यक्तिमत्व है। साथ साथ में ओबीसी आंदोलन के साथ में बहुजन समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए भी ये हमेशा काम करते आए हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे सुनील जी भरने से। सर सबसे पहले मैं आपका हमारे इस चैनल द थिंक पर स्वागत करना चाहता हूँ। जय भीम। जय भीम। थैंक यू। और मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि जैसा महाराष्ट्र जो है सर, ये हमारे महापुरुषों की कर्मभूमि रह चुकी है। फुले शाहू, बाबा साहब अम्बेडकर और बाद में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया है। तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, इसमें बहुजन विचारधारा जो है कहीं ना कहीं हमको असफल होते हुए दिखती है। और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ऋषि मुनियों की वो भूमि रह चुकी है, वो वैदिक संस्कृति को जन्म देने वाली भूमि रह चुकी है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलन, बहुजन मूवमेंट है, वो कामयाब होते हुए दिखती है। 4-4 बार वहाँ पर बहुजन समाज की जो है वहाँ पर सरकार बनती है। और महाराष्ट्र की जो स्थिति है इसके विपरीत है, जो कि ये कर्मभूमि रह चुकी है। तो सर इसके ऊपर आपके क्या विचार है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। महापुरुषों की कर्म भूमि रह चुकी है, बरोबर है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के आने के बाद और यहाँ से हताश होकर जाने के बाद, तो यूपी में जो हम लोग सारे लोग देखते हैं, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आपने पूछा आपका जो है केंद्रीय बिंदु की भी महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, यही सवाल। तो इसमें जो महापुरुषों की जो सोच थी, सिर्फ ये नहीं थी कि आप पढ़ लिख के प्रगत हो जाओ, नौकरी करो और अपने बाल बच्चे पालो। क्योंकि जो खासकर जो रिजर्वेशन से, वैसे तो जवाबदारी सारे लोगों की है, लेकिन समाज के खासकर जो लाभार्थी है, जो रिजर्वेशन से या फी माफ़ी से, डॉक्टर, इंजीनियर और फिर स्कॉलरशिप से जो भी कर्मचारी अधिकारी बने, तो उनको बाबा साहब ने 20वां हिस्सा कहा था, क्योंकि उनके पास पैसे, इसलिए 20वां हिस्सा कहा था। तो मैं तो देखता हूँ कि वो अपने मूल पगार का 20वां हिस्सा छोड़ो, वो 2 नंबर के का भी 20वां हिस्सा नहीं देते। तो सवाल ये बात का है, सवाल ऐसा है कि हमारे यहाँ हमने
ये मानो जैसे मोदी के भक्त हैं, तो वैसे हम भी बाबा साहब के भक्त हैं, अनुयायी नहीं हुए। अगर अनुयायी होते तो अनुनयन करते, अपनी जवाबदारी का निर्वाह करते, अपनी जवाबदारी समझते। तो मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र में अनुयायी है, महाराष्ट्र में भक्त है, और भक्त कोई भी वो हल्ला कर सकते, तो वो परिवर्तन नहीं ला सकते। तो हम लोगों ने भी जो है प्रॉपर आम्बेडकरवाद को हम लोग नहीं समझ पाए। हम बाबा साहब को मानते भी इसलिए कि बाबा साहब उस जाति के थे और हम इस जाति के इसलिए मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब से कोई जाति का संबंध नहीं है। मैं तो जहाँ तक बाबा साहब को समझता हूँ कि बाबा साहब ने, अभी सभी लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने सबके लिए किया, सबके लिए किया, ऐसा बोलते हैं सारे लोग। क्या किया अगर पूछने जाए तो हमारे भी लोगों को बोलती बंद हो जाती, भाई क्या किया। तो मैं दावे के साथ और मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि बाबा साहब ने हमारे साथ न्याय किया, लेकिन किसी अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ अन्याय भी नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि हम ही लोग या जो अपर कास्ट के लोग समझते हैं कि ये बाबा साहब इनका है, और हम भी समझते हैं हमारा ही है, क्योंकि हम भी बोलने चालने में हमारे बाबा साहब, मेरे बाबा साहब, तो उनको भी लगता है कि ये इनके ही होंगे। सही मायने में अगर बाबा साहब को, और बाबा साहब की बहुत सारी पुस्तक भी पढ़ ली है लोगों ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुस्तक लोगों ने पढ़े समझे नहीं, और समझते तो मेरे ख्याल से वर्क करते, काम करते। क्योंकि जितने भी, सिर्फ हमने जो है बाबा साहब ने सिर्फ अधिकार ही नहीं बताए, तो हमारे समाज को, खासकर जो बाबा साहब को फॉलो करने वाले समाज को कर्तव्य ज़्यादा बताया बाबा साहब ने। क्योंकि जो समझे उनकी ड्यूटी है कि बाकी लोगों को समझाए। बिल्कुल। लेकिन क्या हो गया, हमको अधिकारों का बहुत पता है, लेकिन कर्तव्य का हमको पता नहीं, और इसलिए हम लोगों ने जिसको मिला उसको लगा कि ये मेरी मेहनत से मिला। तो ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूँ, अगर वो तेरी मेहनत से मिला तो तेरे जो बाप दादा थे, उनके बाप दादा तो कुछ भी नहीं थे, है ना। और हम देखेंगे कि जो लाभार्थी थे, आरक्षण के लाभार्थी थे, वो 10वीं 12वीं से डीएड बीएड से मास्टर बने, साहब बने, चपरासी से तहसीलदार तक बने। तो उन लोगों को भी लगा कि हमारी ब्रिलियंस से सब सारी चीज़ें हुआ। तो ऐसे लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो 10वीं 12वीं में तहसीलदार बने, आप कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपके बच्चे जो है वो वेल एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएटर और क्या एमए पीएचडी कर लिया, लेकिन आज जो है वो जितना क्या बोलते हैं, जितना जो एक समझ लो, वो इस लेवल की डिग्री लेने के बाद में भी एक लेबर से कम कमाते हैं। क्योंकि एक मिस्त्री भी है जो लेबर है, वो भी 300-400 रुपये जो है मेहनत आना कमाता है, 500 रुपये कमाता है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग जो है ये 8,000 और 9,000 में काम कर रहे हैं। तो गलती जो है इनके बापों की है जो नालायक थे। तो उन लोगों ने अपने आप को समझा कि हम बहुत ब्रिलियंट है, या हमारी ब्रिलियंसी से हुआ। तो भैया तेरा बेटा तो तेरे से 10 गुना ब्रिलियंट है, वो क्यों एक मजदूरों से, सिर्फ नाम उसका पगार है, उसका नाम पगार है कि वो 8,000 रुपये 7,000 रुपये पगार कमा रहा है, लेकिन वो लेबर जो है उसकी मजदूरी नाम है, वो 15,000 कमा रहा है। तो एक पीढ़ी ने जो है नालायकी की, उसका खामियाजा ऐसा हो गया कि नहीं हो सकता कि मानसिकता हो गई। बिल्कुल। और नौकरी वाले को भी हम लोग देखते हैं जो चर्चा करते हैं। मैं तो आए दिन, मैं तो चिकित्सा करते रहता हूँ, समाज में देखते रहता हूँ, तो 10 नौकरी वाले अगर आपस में बैठेंगे और अपन देखेंगे तो वो टीए डीए की बातें करते, बोनस की बातें करते, कभी समाज की बातें नहीं करते। नहीं, बराबर। और इसके विपरीत जो गरीब लोग, जो समाज के दर्दी, वो उनके पास कुछ नहीं, वो समाज की बातें करते, यहाँ जाने की बात करते, संघर्ष की बातें करते। तो ये उल्टी गंगा बह रही है, ये बाबा साहब की गंगा नहीं है। हालांकि गरीबों का भी सबकी ड्यूटी है, एक रिक्शे वाले, हाथ ठेले वाले, पान ठेले वाले की ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन बड़ी ड्यूटी जो है इससे, अगर, क्योंकि जो नौकरी वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनके पास पैसा है, समय, टैलेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो वो अगर सामने आते हैं तो ये जो नीचे वाले लोग हैं इनको मार्गदर्शन मिलेगा जी। तो अब हम देखते हैं रिपब्लिकन के माध्यम से, हम भी लोग काम किए, रिपब्लिकन समझता कुछ नहीं था, बस आगे बढ़ो पीछे बढ़े बोलते थे। लेकिन धन्य हो माननीय और कांसीराम साहब का, और जब हम बीएसपी समझे तो तब समझ में आया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है।
तो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि अभी भले ही 56 के बाद इतने साल हुए, लेकिन सही मायने में हम लोग जब बीएसपी में आए पिछले 20-25 सालों में, तभी समझ में आया। तो मैं चाहे यूपी में होगा ये 40 साल 45 साल का आंदोलन, लेकिन मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में 20-22 साल से ही ये सब चल रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो लीडर है, क्योंकि देखो हर काम के लिए फुले साहब अम्बेडकर तो आ नहीं सकते यहाँ पे जी। तो उनकी विचारधारा को भी आगे बढ़ाने के लिए नैतिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आज हम पीछे जा रहे हैं, इसका एक ही मात्र मुझे जो लगता है कारण कि जिनको जवाबदारी दी गई, नेता बनाया गया, उन्होंने नालायक लोग चुने। जी सर। तो वही जो है, अगर आप कुत्ते पालोगे तो भौंकेंगे, दहाड़ेंगे थोड़ी। तो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को दहाड़ने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जब दहाड़ने वाले कार्यकर्ता जब सामने आएंगे तो कोई कारण नहीं है कि मेरे को तो बहुत आसान काम लगता है, कठिन काम नहीं लगता है। तो सर का कहना यह है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे वर्गों की, कहीं ना कहीं लायक लोगों की समाज को ज़रूरत है। अभी तक के जो हमने चीज़ें हमारे सामने में देखने आई है कि यहाँ पर आंदोलन इसीलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है समाज को बेनिफिशियरी लोग, समाज के बेनिफिशियरी जो लोग हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं पता, और जिम्मेदारी पता होने के बावजूद वो पर्सनल लाइफ को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया ताकि उन्होंने वो समाज को टाइम नहीं दे सके। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जैसा बहुजन आंदोलन को सफल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सभी समाज को जोड़ने की बात है, तो सभी समाज की जब हम बात करते तो उसमें SC ST OBC और सर्व समाज की जब हम बात करते तो तमाम भाईचारा बनाने की एक जो है पहल कहीं ना कहीं मान्यवर साहब कांसीराम जी ने शुरू की है। तो सर इसके ऊपर सर आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? देखो क्या है, अगर बाबा साहब को ना थोड़ा सा भी समझने की कोशिश की है, तो मैं तो बोलता हूँ कि बाबा साहब को बहुत ज़्यादा भी समझने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो अभी OBC की आपने बात की, मुझे तो बहुत आसान काम लगता है OBC जोड़ने के लिए। मैं तो कई OBC गांव में ऐसे अच्छे दिग्गज OBC, और मैं तो आपको बता दूं कि ये जो आरक्षण का कंसेप्ट ही हम लोग नहीं समझे। मैं तो अपर कास्ट को, ऐसा हुआ मेरे साथ 2-4 बार कि मैंने अपर कास्ट के आदमी को जब आरक्षण समझाया तो उसने बोला यार ये तो सही बात है। अच्छा, आरक्षण हमारे लोगों ने क्या बताया है कि अभी OBC की, क्योंकि आरक्षण तो OBC SC ST सबके लिए, तो हमारे लोगों ने जो है अपने OBC की बात कही कि OBC तो हमारे लोग हैं, और ऊपर से हमारे लोग नहीं है, हम OBC के लोग हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आंदोलन हमारा नहीं है, महार चमारों का SC का आंदोलन नहीं है, OBC का आंदोलन है। OBC का आंदोलन 109 महापुरुषों में एक ही तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए, तो वो हमारे नहीं, हम उनके हैं। लेकिन क्या है कि जब बाबा साहब ने ये मोर्चा संभाला तो मनुवादियों ने उस टाइप का एटमॉस्फेयर इस देश में पैदा कर दिया। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो मुझे कहना कुछ नहीं है, दोष नहीं दे सकते। मैं तो कभी भी मनुवादियों को दोष नहीं देता, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए परेशानी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से मैं विद्वानों के भाषण सुना आरक्षण के मामले में, बड़े बड़े हमारे विद्वानों को भी पता नहीं आरक्षण क्या है। वो बोलते हैं रियायत है, सहूलत है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आरक्षण रियायत भी नहीं है, आरक्षण सहूलत भी नहीं है जी। और अभी बहुत से लोग बोलते हैं अधिकार है, पर क्या है अधिकार, ये समझाना पड़ेगा ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा सामने। तो आरक्षण जो है, पहले आरक्षण को, आपने OBC की बात कही, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आरक्षण समझ जाते पहले। तो आरक्षण क्या है कि देखो बाबा साहब की महानता मैं तो कल्पना करता हूँ, कल्पना कर करके मैं ये सब, तो मैं आरक्षण के बारे में बता दूं कि आरक्षण हम नालायक है करके आरक्षण नहीं आया, या हम बहुत क्या बोलते पुअर है, हम इस स्थिति में हैं, या हमारी हालत खराब है इसलिए आरक्षण नहीं आया। ये गलतफहमी है लोगों की कि हम लोग, और फिर बहुत से लोगों ने बताया कि भैया किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको अंगूर सेब दो। अरे इसके लिए भी आरक्षण नहीं है। तो अंगूर सेब तुम कितने साल खाओगे? 70 साल खाओगे क्या अंगूर सेब? तबीयत तो कुछ समय के लिए खराब रहती है। जी जी। तो तुम्हें ही रियायत बोलते हो, तुम्हें ही तबीयत खराब बोलते हो, तो वो तो मनुवादी लोग तो बोलेंगे, ये रियायत बोलेंगे, भीख बोलेंगे। तो अगर मनुवादी भी आरक्षण को भीख बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसके भी कारण हम हैं। तो हमको पहले आरक्षण समझना पड़ेगा। तो आरक्षण क्या है? देखो बाबा साहब उसमें कितने और महान थे। मैं तो जितना समझने की कोशिश करता हूँ बाबा साहब को, उतनी मैं और उनको यानी ये करता हूँ, उनकी और महानता सामने बिल्कुल। तो आरक्षण को हम समझ लेते कि आरक्षण क्या है। देखो बाबा साहब ने कहीं दुश्मनी का मामला ही नहीं है बाबा साहब का किसी से।
आरक्षण का मतलब है कि जब बाबा साहब ने आरक्षण लिखा देश के लिए, तब क्या किया बाबा साहब ने पिछला हिसाब ही नहीं रखा कि भैया अपर कास्ट के लोगों, तुमने हजारों साल से हमारा शोषण किया, तुमने हजारों साल से हमारा धन छीना, हमारी जमीन छीनी, हमारे सब कुछ छीना, तो उसका बदला बाबा साहब ने कुछ भी नहीं लिया। बाबा साहब ने सिर्फ संविधान लिखते समय ये कहा कि भैया सवर्ण समाज के भाइयों, तुमने पहले हमारी इज्जत लूटी होगी, हमारे क्या क्या किया होगा, हमारा धन लूटा होगा, सब हमारा चैन छीना होगा, सुकून छीना होगा, लेकिन आज के बाद नहीं छीनना। देखो आरक्षण क्या है, आज के बाद नहीं छीनना, आज के बाद हमारा हक देना, आज के बाद हम हर बात में बरोबर के हिस्सेदार रहेंगे, इसकी बाध्यता का नाम आरक्षण है। जी सर, बाध्य इस जो है आरक्षण क्या है, ये सुविधा नहीं है, ये रियायत नहीं है, ये तबियत खराब वाला मामला नहीं है, ये बाध्य किया बाबा साहब ने कि भैया इसके पहले तुमने लूटे होंगे हमारी, जो भी इसके पहले आपने हमारा धन धरती लिए होंगे, जो भी उसका हिसाब ही नहीं है, हमने बाबा साहब ने पिछला तो लिया ही नहीं, तो अपर कास्ट भी क्यों बाबा साहब का दुश्मन होने लगा। अपर कास्ट को बोला कि पिछला छोड़ दो भैया, जब जैसे अपन किसी को उधार दे दी तो उसको भी दे दे बोलते कि नहीं, उधारी छोड़ दो, उधारी बाबा साहब ने छोड़ दिया। बाबा साहब ने बोले बेटा आज के बाद तुम हमारा धन नहीं छीनोगे, हमारा हमको, अच्छा हमें इकोनॉमी जनरेट करते वही हमको देना है, इसका निकाल के उसको देना ही नहीं है। तो ओबीसी 52% इस देश में है, और बाबा साहब ने पहली कलम उनके लिए लिखी, ओबीसी के लिए 340। क्यों लिखी कि भैया ओबीसी समाज हमारा गुरुवर्य समाज है, सारे महापुरुष ओबीसी से हुए हैं, समाज से आए, हमारा गुरु समाज है, तो इसलिए बाबा साहब ने पहले ओबीसी के लिए कलम लिखी। आज हमारे बहुत से ऐसे समाज के लोग बोलते ओबीसी सुधरते नहीं। अरे भैया जिस बाबा साहब की फाइल फेंकते थे अपर कास्ट के लोग, यानी ओबीसी समाज के लोग इतना तिरस्कार करते थे बाबा साहब का, ओबीसी समाज अपर कास्ट जान दो, फिर भी बाबा साहब ने कभी दुश्मनी नहीं की उनके साथ, नहीं कि भैया ये इतना ओबीसी ने मेरे साथ इतना ये किया, चपरासी तक ने मेरी फाइल फेंका तो मैं इनके लिए अब कुछ नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, बाबा साहब को ध्यान ही नहीं रहा। मैं आज बहुत से लोग जो बोलते हैं कि ओबीसी नहीं सुधरता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया तुम्हारी कभी फाइल फेंके क्या ओबीसी के लोगों ने, कुछ किए क्या? फिर भी तुम ओबीसी के, अरे तुम जो है ओबीसी समाज आज के तारीख में एक मरीज समाज की तरह है, और जो अंबेडकर राइट है वो डॉक्टर है, तो कभी डॉक्टर बोलता है कि यार ये मरीज साला सुधर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं बोलता ना, डॉक्टर इलाज करता है। तो हमारा एससी समाज के लोगों का काम है कि ये जो ओबीसी बोल रहा है या जो हमसे नफरत कर रहा है, तो ये डिसीज क्या है, तो इसकी डिसीज को समझना है और उसका इलाज करना है। और मैं तो कई इलाज करता हूँ, मेरे पास कोई सा भी ओबीसी ला दो, मैंने तो कई ओबीसी का इलाज कर दिया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये आम लोगों की भी गलती नहीं, आम लोगों के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, खासकर हमारे बीएसपी के नेता है, उनने गलत लोगों को पदाधिकारी बनाए। अरे भैया उसको जो है, और संगठन कौशल्य की कमी सबसे बड़ी बात, आप अगर बहुत अच्छा भाषण दे सकते लेकिन आप में संगठन कौशल्य नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। तो भाषण देना एक अलग पार्ट है। अब अपने को लगा कोई आदमी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे उसको नेता बना, अरे वो नेता वो भाषण नहीं दे सकता, वो संगठन, हाँ संगठन कौशल अलग। संगठन कौशल्य का मतलब है सबको पीरो के रखना। संगठन कौशल्य का मतलब एक चेस का बोर्ड है कि भाई पुस्तक पढ़ लिए, लेकिन उसको कैसा समाज में रखना, कैसा लोगों को मोटिवेट करना, कैसे संगठन को बढ़ाना, इन चीज़ों की कमी रही नहीं तो बहुत बड़ा कारण नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आज देखेंगे कि जब हम लोग काम करते थे 25 साल पहले, तो हमको कई ओबीसी को हम 50 लोगों के पास जाते थे, बड़े मुश्किल से एक हाथ आते थे। आज तो इतने मैं ओबीसी के आंदोलन में जाता हूँ, बम्बई गया, हैदराबाद गया, दिल्ली गया, लाखों कई बार है, इतना जुनून ओबीसी में है यार। और आज हम पार्टी करके थोड़ा सा हम लोग पीछे गए, तो ये कहीं ना कहीं वो नालायकी नहीं, हमारी नालायकी, हमारे काम करने के तरीके की गलती की वजह से आज ओबीसी हमारे साथ नहीं जुड़ा है और हमारा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। तो सर का कहना ये है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों की ये गलती है कि हमने सारी चीज़ें जब हमको पता है फिर भी हमने उनको जागरूक करने की बात नहीं की। कहीं ना कहीं हम समाज के वो डॉक्टर हैं जो कि ओबीसी समाज के जितने भी मरीज, सर ने ये वर्ड यूज़ किया है, तो हम वो डॉक्टर है कि हम उनको समझा सकते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक ड्रॉबैक्स है। सर जैसे बाबा साहब की हम बात करते हैं तो बाबा साहब कहीं ना कहीं कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और मेरे बाद में संविधान लागू होने के बाद में इस देश में सबसे ज़्यादा बाबा साहब के संविधान और रिजर्वेशन से जो लोग नौकरी पेशा वाला वर्ग है, तो जब कहीं ना कहीं इनकी बात आती है तो ये आज समाज को दिशा देने के बजाय
समाज को दिशा देने के बजाय उनको दिशाहीन कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं खुद के लाइफ में इतना बिजी है कि समाज को देखने की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर, कर्मचारियों के संदर्भ में और कर्मचारी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी समाज को, बामसेफ के लोगों को जोड़कर, कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्गों को जोड़कर एक जो आंदोलन खड़ा किया, वो कहीं ना कहीं वो उसका बैकबोन है। तो सर, इसके संदर्भ में आप सर क्या विचार रखेंगे? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है विद्वता, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बाबा साहब ने बहुत सारी डिग्री लिए थे, बहुत विद्वान थे, इसलिए महापुरुष ऐसे नहीं, महापुरुष ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब नैतिक थे, और नैतिक थे बाबा साहब, तो इसलिए ये आंदोलन बढ़ पाए, ये विचारधारी बढ़ पाई, या इतना सारा सब कर पाए। तो नैतिकता की ज़बरदस्त कमी। आपने इस एम्प्लॉइज का नाम लिया, एक मैं किस्सा बताता हूँ। दीक्षा भूमि में था मैं, तो डिग्रियां ले लेना या बहुत से पैसे आ जाना है ना, उससे नैतिकता का कोई संबंध नहीं। नैतिकता एक अलग चीज़ है, अलग जो कि इस आंदोलन के लिए लगने वाली चीज़ है। तो उसमें नैतिक बनाना पड़ेगा हमको कार्यकर्ताओं, वो भी कोई ऊपर से नहीं आती, हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, नैतिक बनाना पड़ेगा। तो कैसे हमारे समाज में, समाज की भी ड्यूटी है कि हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन आदमी नैतिक है, कौन आदमी अनैतिक है, कौन से संगठन सही है, कौन से संगठन सही। संगठन तो बहुत सारे रहेंगे, बहुत से मनुवादियों ने पाल के रखे। तो हमारे लोगों का भी क्या है कि जिसने भी बाबा साहब का नाम लिया या कुछ, तो भाई उसको अपना समाज का कार्यकर्ता समझते। नागपुर दीक्षा भूमि में 4-5 साल पहले की बात है, ऐसे ही समय की जो बात है, दशहरे की। तो मैं था, तो एक पुराना मित्र था अपना, जान पहचान का, तो वो तुमसर में रहता है, बहुत भाषण भी देता है, बहुत इसके इसके उसके कार्यक्रम करता है, कोई डोंगरेज नाम है उसका जी। तो मैं बैठा था, वो एक जगह, एक चेयर पे 1-2 लोग बात कर रहे थे। तो उतने में वो आया और जय भीम वगैरह हुई, बातचीत। अरे मौला बढ़िया, आ जाओ, बैठे, बातचीत किए। तो मैंने देखा कि उसके हाथ में 10-15 पुस्तकें थी, और सारी पुस्तकें वो दीक्षा भूमि से लिया था, यानी कोई बाबा साहब की पुस्तकें या बाबा साहब पर पुस्तकें थी। तो 10 से 15 पुस्तकें उसके हाथ में थी, और वो एक ही जैसी पुस्तकें थी। तो मैंने उसको कहा, यार तूने तो एक ही जैसी पुस्तक ले लिया। तो उसने कहा कि भैया, बोले मैं तो पुस्तक बांटता हूँ, बोले हर साल आता हूँ तो 15-20 पुस्तकें ले जा रहे वहाँ, मतलब बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, पुस्तक बांट। तो अब पुस्तकों की बातचीत हो गई। उसके बाद में अभी सामने जैसे इलेक्शन था, वैसे इलेक्शन था नगर परिषद वगैरह का। तो फिर मैंने, क्योंकि मैंने पिछले बार तुमसर में भी काम किया था, तो मैंने उसको पूछा था कि भैया कैसे अभी इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें कैसे क्या चल रहा है तुम्हारे उधर। तो भैया बोले मैं लड़ रहा हूँ ना। बोले, तो मैं बोला, अरे वाह, तू लड़ रहा है क्या, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे शक हुआ उसके जो लड़ रहा हूँ बोलने से। तो मैंने बोला, यार कौन से पार्टी से लड़ रहा है? तो बोले मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। तो मैंने बोला, यार तू इतने प्राध्यापक आदमी, तू इतना भाषण देने जाता है मंच पे, अनिस का काम करता है, तो ये पुस्तकें भी बांट रहा है, और तू बोलता है कि मैं बीजेपी से खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने बोला, ये पुस्तकें तू क्यों बांट रहा है? ये पुस्तकों में तो नैतिकता लिखी है, और तू नैतिक ही नहीं है। तो उसकी मैंने थोड़ा सा डांट डपट किया उसको, तो वो चला गया, बोले नहीं लड़ता करके चला गया। अब देखो कि जब मैं उसको डांट रहा था, उससे जब बात कर रहा था, तो वहाँ पे एक 30 साल का एक लड़का बैठा था, पामगढ़ का, उसका नाम था नारायण निराला। उसने तो हमारी चर्चा सुनते हुए उसने मुझे जय भीम कहा, और वो भी क्योंकि बीएसपी का कार्यकर्ता था, तो उसने जय भीम कहा, और फिर मेरे से बातचीत हो गई। तो मैंने पूछा कि भैया तू अकेला बैठा है? तो अकेला ही आया क्या? तो नहीं, बोले जी 25-30 लोग आए हम लोग। जी। तो अरे मतलब 25-30 लोग आए, तो अकेला दिख रहा है। नहीं भैया क्या है ना, बोले कि मेरा एक 3-4 साल का बच्चा था, बोले तो वो मर गया। बोले तो मैं बड़े गम में था। तो मैं उसकी बात सुन के, देखो नैतिकता और कितना फर्क है विद्वता में जी। तो बोले मेरा बच्चा मर गया, तो मैं बहुत गम में था, मैं 4-5 दिन हो गया। बोले तो सब लोग मेरे सामने दीक्षा भूमि आने की तैयारी कर रहे थे, तो मेरी भी मैं गम में था। बोले तो मैं सोचा ही नहीं, बोले कि मैं जाऊंगा करके, लेकिन उनको जाते देखा, बोले तो मुझे भी याद आया। बोले अरे बाबा साहब के तो 4 बच्चे मर गए, तो क्यों ना हम इस यानी आंदोलन में लगे रहना चाहिए। तो मुझे भी हिम्मत आई। बोले तो मैंने फिर बोले तैयारी की आने की। तो आने की तैयारी जब किया, बोले मैं आया और दीक्षा भूमि घूमा, तो बोले बहुत से बच्चे दिख रहे, ये हो रहा वो हो रहा। तो अब लोग बच्चे वो घूम रहे, बोले तो मैंने एक चक्कर मारा और एक जगह बैठ गया। बोले मेरे, क्योंकि मैं भी छोटे छोटे बच्चे देखा, तो मेरा भी
अच्छा नहीं लगा बोले मेरे को, तो मैं एक जगह बैठ गया क्योंकि मेरा बच्चा मेरे माइंड में है। लेकिन भैया बोले देखते यहाँ बैठे बैठे मैं ये देख रहा हूँ बोले कि ये महाराष्ट्र में कितने खाए पिए ताजे लोग दिख रहे जाते आते यहाँ से, ऐसा लगता ही नहीं। हमारे इधर तो बोले ऐसे लोग दिखते ही नहीं, यानी हमको तो कोई भी कहीं खड़े रहे तो भगा देता है। हमारे पास मोबाइल में चार्जिंग के पैसे नहीं, हमारे लोग भी ऐसे दिखेंगे आपको कि भाई वो, और हम यानी कोई भी हमको यानी कुछ भी नहीं है हमारे पास बोले। तो हमारे पास कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी हमने 10-10 बार बाबा साहब को जिता दिए बोले। यानी वहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी तक 10 विधायक जीते समझ लो, बीएसपी में बाबा साहब के नाम पे जय भीम बोलने वाले। तो बोले कि और आपके महाराष्ट्र में इतने ताजे लोग, इतने खाए पिए, इतने मजबूत, और एक भी बार बाबा साहब नहीं जीते बोले। तो साथियों बताने का मतलब यहाँ दो लोग थे कि एक प्राध्यापक था जो बाबा साहब का माल खा रहा और वो बीजेपी से लड़ने की बात कर रहा है। तो जब नैतिकता ही नहीं है तो कहाँ से हम लोग बाबा साहब को जिता देंगे। तो हमको समाज को हमको समझना है कि हमारे संगठन कौन थे, हमारे लीडर कौन थे। अगर कोई हमारे जाति का आदमी कांग्रेस बीजेपी में है तो क्या वो हमारा आदमी है? वो तो गांधी को ही ये करेगा। तो ये सब चारों तरफ ऐसा जाल बिछा दिया कि बुद्ध विहारों में जाल बिछा, जितने भी बुद्ध दीक्षा भूमि से लेकर जितने ट्रस्ट ये इनने बाबा साहब के बनाए वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के चमचे ही है। तो वो जब भी कार्यक्रम होता है दीक्षा भूमि में देखो तो वो कांग्रेस बीजेपी के, यानी गांधी गोलवलकर का कब्जा है, बाबा साहब का कब्जा नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा ये समाज को भी, और जितने नेता की संगठन की ड्यूटी है वैसे समाज की भी हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है कि भाई मेरे क्या कर्तव्य है, मेरी क्या ड्यूटी है, ये हमको समझना है। क्योंकि बाबा साहब के बगैर या महापुरुषों हमारी जो भी जिंदगी है या है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बाबा साहब के देन है। सर ने एक बहुत ही बेहतरीन एक यहाँ पर मैसेज दिया कि नैतिकता क्या होती है, और बहुत बेहतरीन किस्सा सुनाया। और उसके साथ ही सर ने ये बोला कि नैतिकता यह किसी एजुकेशन से नहीं आती, नैतिकता इसके कहीं पाठ नहीं पढ़ाए जाते, तो वो हमारे अंदर हमको खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है महाराष्ट्र में नैतिक नहीं होने के कारण, बाबा साहब और महापुरुषों के विचारों के साथ में नैतिक न होने के कारण हमारा आंदोलन जो है ये कहीं ना कहीं असफल होते हुए हमें यहाँ पर दिख रहा है। सर जैसे कि अभी 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ पर आने वाला है, और बाबा साहब के जितने भी बड़े बड़े दिन हैं, जैसा 14 अप्रैल के दिन समाज नाचने गाने में व्यस्त हो जाता है, 14 अक्टूबर आता है तो हम बाबा साहब को नमन करने वहाँ चले जाते हैं दीक्षा भूमि में, 6 दिसंबर आ रहा है तो हम चैत्यभूमि में रोने धोने का कार्यक्रम करने के लिए चले जाते हैं। तो आप बतौर एक मिशनरी होने के नाते, आप बहुजन आंदोलन के एक सच्चे सिपाही होने के नाते, सर आप इस दिवस को, बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस को आप सर कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे और क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हम आंदोलनकारी न होते हुए अभी इवेंटधारी हो गए। हम लोगों को इवेंट में बहुत मजा आता है, हमारे लोगों को समारंभ सुर। हाँ, और इवेंट जो है पैदा किए जाते हैं, जबकि ये जो दिन आते हैं, चाहे जो भी हमारे महापुरुषों के दिन आते हैं, ये प्रेरणा लेने के दिन आते हैं, आदर्श पैदा होने के दिन आते हैं। और लेकिन क्या होता है कि अभी हम कितना अच्छा इवेंट कर सकते हैं, तो ये और इवेंट से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आखिरी में जो है जो कुछ भी है वो विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नैतिकता लगेगी, और नैतिकता जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है। और ये मैं कहूँगा कि हमने हमारे बच्चों को बताना चाहिए। अभी कैसा है कि मेरा बच्चा अभी इंजीनियर हो गया, तो क्या है कि जब मैं उसका एडमिशन करने गया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे को 1,20,000 रुपये यानी बी का माफ हो गया उसमें, यानी फी माफ। तो ओबीसी के बच्चे को 60,000 रुपये लग रहे थे, और जनरल के बच्चे को देखो बाबा साहब, यानी कितने हमने भी हरामखोरी की हमारे लोगों ने। और सिर्फ फोटो देखो, मैं तो और एक चीज़ बोलता हूँ कि बाबा साहब को जो 4 चीज़ों से मानते हैं ना हम लोग, वो 4 चीज़ों का बाबा साहब से कोई संबंध नहीं था। क्या है बाबा साहब की? हमको एक बाबा साहब 14 अप्रैल को जन्मे, बिल्कुल 6 दिसंबर को हमसे जुदा हो गए। बाबा साहब का नाम भीमराव अंबेडकर था, या बाबा साहब की शक्ल कैसी है, यानी फोटो देखते हैं। मैं तो समझता हूँ ये 4 बातों को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और उन 4 बातों से बाबा साहब का विचारधारा का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर बाबा साहब मान के चलो 14 अप्रैल में नहीं पैदा होते, 6 दिसंबर को पैदा होते, तो क्या 6 दिसंबर को नहीं नाचते हम? जी सर जी। तो क्या वो 14 अप्रैल दिन महत्वपूर्ण है क्या?
नहीं। भाई बाबा साहब 6 दिसंबर को भी पैदा हो, या 6 दिसंबर को नहीं बाबा साहब हमसे जुदा होते, क्या बोलते, पैदा हो जाते, तो आज हम जिस 6 दिसंबर को गम मनाते उस दिन हम जुलूस में नाचते, नाच डांस कर रहे थे। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन उसी दिन हो जाता बरोबर है, ये 2 दिन का कोई संबंध है क्या? है। बिल्कुल नहीं। तीसरा है, बाबा साहब की शक्ल वैसी नहीं रहती, कैसी भी रहती। भाई बाबा साहब की शक्ल कैसी भी रह सकती थी, उससे क्या संबंध है बाबा साहब का, यानी विचारधारा का। या चौथी बात है कि हम लोग जय भीम बोलते, हो सकता था बाबा साहब का नाम दूसरा ही रहता, भीमराव न रहते, भीमराव नहीं रहता, कुछ भी रहता, जय श्यामराव रहता तो जय श्याम ही बोले रहते। तो इन 4 बातों का बाबा साहब से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो जिन बातों का बाबा साहब से संबंध नहीं है, उन बातों पर हम लोग जो है फोकस है, और जिन बातों पर हम जो है फोकस रहना चाहिए, जैसे उदाहरण मैंने बताया कि मेरे बच्चे को, तो मुझे जब मैंने देखा, अरे वाह, फिर मेरे बच्चे को मैंने बोला था एक दिन कि बेटा, बोला तेरे को इंजीनियर कौन बना रहा था? पप्पा आप बोले। अरे मतलब बेटा, 1,20,000 तो बाबा साहब ने भर दिया पहले ही, तो स्कॉलरशिप भी दे रहा है और वही पैसे से दे रहा, खाना खजाना भी हो रहा है, तो फिर मैं कहाँ बीच में है? तब मेरे ध्यान में आया कि ये भाषणों में हम, या ऐसे बहुत से लोग जो है वो घूमते फिरते बताते मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाया, मैं इंजीनियर बनाया। मेरे ध्यान में, साले तुम्हारी औकात थी क्या डॉक्टर इंजीनियर बनानी? वो तो बाबा साहब ने बनाया। और तुमने कभी अपने बच्चे को बाबा साहब नहीं बताया कि यार बाबा साहब की वजह से तू डॉक्टर इंजीनियर बन गया? कभी नहीं बताया। फिर वो बच्चा क्या हो गया? असामाजिक बना, क्योंकि उसमें तुमने सोशल फीलिंग पैदा नहीं की, उसमें बीज नहीं डाले सोशल। वो उसको मैंने बनाया, उसको भी फिर लगा कि मैं बना, तो वो लड़का फिर असामाजिक पैदा हो गया। हमारे समाज में आज असामाजिकताओं की बड़ी भीड़ है, अहंकार निर्माण हो गया, क्योंकि जब आप सामाजिक नहीं होते तो आप में अहंकार होना चाहिए, लेकिन आपके उसका होना चाहिए, आपकी विचारधारा का आपको अहंकार, आपकी ईमानदारी का आपको अहंकार होना चाहिए। तो उसको अपने ओहदे का अहंकार, और फिर वो नालायक निकला तो लाते इसको ही मारा पहली, फिर पढ़ेंगे कि इसको बाजू वाले को थोड़ी मार सकता है वो, तो इसको ही लाते मारा, लाते खा के इधर आया मेरा लड़का डॉक्टर इंजीनियर है। तो बताने का मतलब है, हमने बाबा साहब का त्याग ही हमारे बच्चों को बताया नहीं, उसमें फीलिंग कैसी पैदा होगी? फीलिंग ही नहीं पैदा होगी तो नैतिकता कैसे पैदा होगी? और मैं समझता हूँ जिसमें नैतिकता पैदा होती है वो समाज ही नहीं तो अपने माँ बाप, घर परिवार और जो भी है उसकी ड्यूटी पूरी करता है। तो हमारे बच्चों को हमको नैतिक इसलिए भी बनाना है कि हमको हमारा जीवन सफल करना है, न कि समाज ही, क्योंकि हमारा बच्चा नैतिक बनेगा तो हमारा भी तो ध्यान रखेगा। तो यहाँ तो हम देखते हैं कि नैतिकता ही सर्वोपरि है और संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, नैतिकता महत्वपूर्ण है। और जब तक हम नैतिक नहीं हो जाते, आप संख्या में जान दो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा एक ही कहना है स्टार्ट टू एंड कि हमको महापुरुषों का आंदोलन पैदा करने के लिए, खड़ा करने के लिए, कामयाब करने के लिए नैतिक होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और नैतिकता से ही हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर जो है भरने जी से जब हम बात कर रहे थे तो इनका जो फोकस था बहुजन आंदोलन को लेकर के कि हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, उसका एक कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम नैतिक नहीं है, अपने काम के और समाज के प्रति हम जिम्मेदार नहीं है। ये जो बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ पर बहुत फोकस किया कि जैसा कि हमारे बच्चों को हमारे बच्चों के अंदर हमने एक सोशल अवेयरनेस जो है वो हमने पैदा नहीं की है। कहीं ना कहीं ये सोशल अवेयरनेस से ही नैतिकता का जो है जुड़ाव है। और ये जो चीज़ें, जो नैतिकता है, ये हमें समाज की जिम्मेदारी, साथ ही परिवार की जिम्मेदारी और तमाम जिम्मेदारियों से रूबरू कराती है। जैसे कि महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं बहुजन पॉलिटिक्स की, तो उनका कहना ये था कि इस बहुजन आंदोलन का कहीं ना कहीं असफल होना, ये हमारी अनैतिक विचारों का, हमारी अनैतिक सोच का ये कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट है। उन्होंने एक स्टोरी बताई कि समाज में मतलब कहीं बाहर का व्यक्ति आकर के वो बोलता है कि हमने वहाँ पर बाबा साहब को 4 बार जिता दिया और यहाँ पर इतने ताज़े तवाने खिले चेहरे होने के बावजूद भी बाबा साहब को यहाँ पर हम नहीं जिता पाए। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब महापुरुषों के कर्मभूमि का ये जो आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रुका हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर माननीय साहब कांशीराम, इनके दिशा निर्देश में, इनके डायरेक्शन में वहाँ पर 4 बार साथियों बहुजन समाज की वहाँ पर सरकार बनती है। बहुजन आंदोलन कहीं ना कहीं वहाँ पर सफल होते हुए दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। और उन्होंने एक बात भी कही कि हम जो हमारा समाज जो है वो इवेंट
जो है सेलिब्रेशन पर ज़्यादा फोकस करता है, न कि काम करने पर, ना कि विचारधारा के काम करने पर। तो इस पर, बहुजन आंदोलन पर और महाराष्ट्र की बहुजन राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।